चलो शुरू करते हैं। लिखो, हेडिंग लिखो ईएमआई। ठीक है, पहले कंसेप्चुअली थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि ईएमआई का मीनिंग वगैरह क्या है, और फिर जो भी फॉर्मुलाज वगैरह सारा बता के फिर क्वेश्चंस को बिगिन करेंगे। ठीक है, तो 2-4 मिनट पहले अच्छे से देखो। सबसे पहले समझो कि ईएमआई एक्चुअली है क्या। तो ईएमआई का ओवरऑल मीनिंग ये है, देखो कि आप अगर कोई भारी भरकम पैसा का किसी से लोन वोन लेते हो, या पैसा का लोन ना लेके मान लो कोई सामान वामान खरीदते हो, लेकिन पूरा का पूरा फुल पेमेंट करने का उस टाइम पर आपका स्टेटस नहीं है, या आपका इच्छा नहीं है, या आपका नियत नहीं है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ठीक है सामान ले लिया है, बाकी आराम आराम से पेमेंट करेंगे। तो उस टाइम पर एक स्कीम होता है, एक सिस्टम होता है कि आप अपने पूरे पैसा को सर्टेन टाइम के लिए सामने वाले को बोल दो कि हम ब्लॉक करके रखेंगे। मान लो कि आप कुछ फोन ले रहे हो, मान लो कि वो 50,000 रुपये का है, और आपका अभी पैसा देने का मन नहीं है, तो आप बोल दो कि हम पैसा को जो है वो 12 महीना में देंगे। ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि 50,000 का सपोज रही फोन लिया आपने, आपने प्लान किया कि 1 साल में आप रिपेमेंट करेंगे उसका। अब सिंस क्या है कि आप उसके पैसे को 1 साल के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 50,000 रुपया ही आपसे इन रिटर्न लेगा। सिंस आप टाइम मांग रहे हैं उससे, तो कुछ ना कुछ पैसा आपसे थोड़ा सा ज्यादा लेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या कि 50,000 आपका प्रिंसिपल हो गया, मान लो कि ओवरऑल मोटा मोटा 10,000 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। ठीक है ना, तो 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया रिपेमेंट करने का ऑब्लिगेशन आपका 60,000। अब ये 60,000 रुपया जो है वो आपको 12 महीना में देना है, और 60,000 को अपन एक काम करेंगे कि 12 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के अंदर कितना आएगा बताओ, 5,000। तो हम उसको हर महीना 5,000 5,000 5,000 करके देंगे, मतलब हर मंथ जो हम पेमेंट करेंगे उसका अमाउंट फिक्स रहेगा, पहला चीज। दूसरा कि हर 2 पेमेंट के बीच का जो टाइम गैप होगा वो 30 डेज का ही हो, कि आज एक पेमेंट किया है तो अगले महीना सेम डेट पे आपको दोबारा से वो पेमेंट करना है। तो इस वाले कंसेप्ट को, ये इस वाले आइडिया को जो है मोटा मोटा ईएमआई बोलते हैं। जो मैंने बोला ये एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आप इससे समझ सकते हो कि वेगली ईएमआई का मतलब क्या। क्लियर मेरे ख्याल में। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसका, इक्विडेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसका फुल फॉर्म है ये ईएमआई। एज अ नेम सजेस्ट इज द फिक्स पेमेंट मेड by a borrower to a lender on a specified date of each month. In other words, EMI is one part of an equally divided monthly payments to clear off an outstanding loan within a stipulated time frame. EMI comprises of both principal and interest component of the outstanding loan. इस लास्ट वाले लाइन पे जो है वो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ। जैसे सपोज करो कि अभी जो एक एग्जाम्पल मैंने लिया सिचुएशन समझाने के लिए, उसमें आपका एक्चुअली लोन कितना था 50,000, और इंटरेस्ट आपका कितना बना 10,000, और आप रिपेमेंट कितना कितना रुपए करके कर रहे थे 5,000 5,000 5,000 12 महीना के लिए, राइट। अब ये जो कोई भी आप 5,000 का एक इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना, तो उस 5,000 के अंदर में क्या होता है कि थोड़ा हिस्सा आप इंटरेस्ट रिपेमेंट कर रहे होते हैं, और थोड़ा हिस्सा आप प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे होते हैं। कोई भी इंस्टॉलमेंट जो आप रिपे करोगे वो कंप्लीटली इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकता, और कोई भी पेमेंट जो आप रिपे करोगे वो कंप्लीटली प्रिंसिपल का रिपेमेंट नहीं हो सकता। एवरी इंस्टॉलमेंट दैट यू विल पे इन दिस फॉर्मेट विल कंप्राइज ऑफ सम पार्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। ऐसा होता रहेगा हमेशा। बाकी इस पर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज ही, थोड़ा आगे बढ़ के। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब इसके आगे देखो क्या है, ईएमआई का जो वैल्यू है वो मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला हो गया आपका लोन अमाउंट, की लोन आपने कितना का लिया है। दूसरा हो गया आपका इंटरेस्ट रेट, की इंटरेस्ट रेट आपको कितना करके मिला है। और तीसरा हो गया आपका लोन टेन्योर, कि कितने लंबे समय के लिए आप लोन को कंटिन्यू कर रहे हो, कितने कम समय के लिए आप लोन को कंटिन्यू कर रहे हो। तो लोन अमाउंट तो ठीक है आपके हाथ में, और मैं तीनों का ईएमआई के साथ में एक बार थोड़ा सा रिलेशनशिप भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि लोन का अमाउंट अगर आपका कम है तो आपका ईएमआई कम आएगा या ज्यादा आएगा। कम आना चाहिए। लोन ही कम पैसे का है तो ईएमआई भी कम का ही रहेगा। लोन अगर ज्यादा पैसे का है तो ईएमआई भी ज्यादा होगा। इंटरेस्ट रेट अगर आपका कम है तो ईएमआई कम होगा। इंटरेस्ट रेट अगर आपका ज्यादा है तो ईएमआई ज्यादा होगा। लोन का टेन्योर, अब ये थोड़ा सा उल्टा बिहेव करता है, लाइक ये ज्यादा तो ईएमआई ज्यादा, ये कम तो ईएमआई कम, ये ज्यादा तो ईएमआई ज्यादा, ये कम तो ईएमआई कम। लेकिन टेन्योर के अंदर में उल्टा है कि टेन्योर ज्यादा तो आपके पास में सेम पैसा को रिपे करने के लिए टाइम बहुत है, ठीक है। तो टेन्योर ज्यादा तो ईएमआई कम, ठीक है। और टेन्योर अगर कम होगा तो ईएमआई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये रिलेशनशिप अपन याद रखें। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके बाद देखो क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमआई देखना एक बार। तो ईएमआई के इन सारे पे डिपेंडेंसी देख लिया हम लोगों ने, समझ भी लिया कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। इसको याद रखना कि हो सकता है कि कुछ एमसीक्यू या एजम्पशन रीजनिंग में पूछ ले आपसे। फिर से बता देता हूँ, लोन अमाउंट ज्यादा तो ईएमआई क्या होगा, ज्यादा। लोन अमाउंट कम तो ईएमआई क्या होगा, कम। इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो ईएमआई क्या होगा, ज्यादा। इंटरेस्ट रेट कम तो ईएमआई क्या होगा, कम। लोन टेन्योर का उल्टा बिहेवियर है, लोन टेन्योर ज्यादा तो ईएमआई क्या होगा, कम, और लोन टेन्योर कम तो ईएमआई क्या होगा, ज्यादा। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमआई। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमआई में क्या है कि कुछ बेसिक पॉइंट्स है ईएमआई के रिगार्डिंग, उसको मैंने ऐसे प्रॉपर्टीज टाइप बता दिया है, और ये सारा पॉइंट वाइज आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए। जैसे क्या है देखो, फॉर अ लोन विच हैज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट द ईएमआई रिमेंस द सेम फॉर द कंप्लीट टेन्योर ऑफ लोन। ये मैंने पहले भी बोल दिया आपको
कि रिपेमेंट जैसे हम जो एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें हम हर महीना कितना पे कर रहे थे, 5,000 5,000 5,000। अब उसमें क्या है कि ये स्कीम अवेलेबल नहीं होता है कि इस महीना सपोज करो कि 4,000 रुपया, तो इस महीना 4,000 दे देते हैं, अगला महीना 6,000 दे दें बैलेंस करने के लिए। वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल रहेगा आपके पास। जब भी आप रिपेमेंट करोगे तो हर बार हर महीना पे आपको सेम पैसा ही रिटर्न करना है। नेक्स्ट है कि द फर्स्ट EMI हैज द हाईएस्ट इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड द लोएस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है कि जो 5,000 5,000 करके आप 12 बार पे करोगे ना, तो उसमें क्या है कि हर एक EMI के रिपेमेंट में यू विल फाइंड कि उस 5,000 के अंदर में कुछ हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट का है और कुछ हिस्सा जो है वो किसका है, प्रिंसिपल का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर EMI के अंदर में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो हिस्सा है वो भी सेम नहीं रहता। शुरुआत का जो आप EMI पे करते हो उसके अंदर में इंटरेस्ट का पार्ट ज्यादा होता है और प्रिंसिपल का पार्ट कम होता है। लाइक आप ऐसे ले सकते हो कि आउट ऑफ 5,000 2,000 रुपए इंटरेस्ट होगा और 3,000 रुपए ही प्रिंसिपल रिपेमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है कि ये चीज धीरे धीरे क्या है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कम होने लगेगा। जैसे पहले वाले में अगर मान लो कि मैं 2,000 रुपए इंटरेस्ट का मान के चलता हूँ, तो अगले वाले में ऐसा हो सकता है कि 1,900 रुपए इंटरेस्ट और बाकी पैसा प्रिंसिपल। उसके अगले वाले फिर से आप तो पेमेंट 5,000 का ही करोगे, लेकिन उस 5,000 के अंदर में इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट मान लो कि 1,800 रुपया हो जाएगा और बाकी मान लो कि जो 3,200 रुपया है वो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट। फिर उसके अगले वाले में 1,800 से कम होकर और क्या हो जाएगा, वो 1,700 हो जाएगा। तो ऐसे कर करके क्या होता है कि जो सबसे पहला EMI हम रिपेमेंट करते हैं उसके अंदर में सबसे बड़ा कंपोनेंट इंटरेस्ट का होता है, बचा हुआ पैसा प्रिंसिपल होता है। धीरे धीरे सेम EMI के अमाउंट में प्रिंसिपल वाला जो हिस्सा है वो धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडीली कम होने लगता है और प्रिंसिपल वाला जो हिस्सा है वो बढ़ने लगता है। हालांकि रिपेमेंट हमको 5,000 रुपए का ही हर बार करना है और जो लास्ट वाला EMI आपका होगा उसमें प्रिंसिपल का पार्ट सबसे हाई होता है और इंटरेस्ट का पार्ट सबसे लो होता है। इसको भी हम आज और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के, क्लियर मेरे ख्याल में। इसके बाद में है देखो, ये मैंने बता ही दिया आपको कि द लास्ट EMI हैज द लीस्ट इंटरेस्ट कंपोनेंट एंड हाईएस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है मेरे ख्याल में। इसके बाद में आता है देखो कि EMI का कैलकुलेशन दो तरीके से हो सकता है, एक है फ्लैट रेट मेथड और दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो पहले हम पढ़ेंगे कि फ्लैट रेट मेथड क्या है। अब फ्लैट रेट मेथड बेसिकली पहले यूज होता था, लाइक 2001-2 के पहले जो है वो फ्लैट रेट मेथड ही यूज होता था। इसमें क्या होता है कि मानो कि जैसे वैसे ही आप सपोज करो कि 50,000 रुपए का आप लोन ले लिए, ठीक है, और लोन लेने के बाद में आपने बोला कि 1 साल में हम रिपेमेंट करेंगे, तो 50,000 के ऊपर में 1 साल का मान लो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया किसी एक रेट के हिसाब से, 5%, 7%, 10%, जो भी वो बोलता है। मान लो कि अपन इसको 20% रख लेते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब 50,000 के हिसाब से अगर 20% का आप लेते हो तो आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 10,000, ठीक है ना। तो लोन आपका था 50,000 का, 1 साल के लिए 20% करके आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लिया, वो कितना आ गया 10,000, और ओवरऑल 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 60,000, दैट डिवाइडेड बाय 12, जो 1 साल का पेमेंट पीरियड मांग रहे हैं, क्लियर मेरे ख्याल में। बट एक्चुअली ये मेथड में क्या है ना कि कस्टमर का लॉस था, जो लोन लेता है लेंडर को तो फायदा था लेकिन बोरोवर को बहुत लॉस था इसके अंदर। क्यों लॉस था ये मैं थोड़ा रुक के जब RBM समझाऊंगा आपको, देन आई विल एक्सप्लेन कि इसके अंदर में बोरोवर को क्यों लॉस था। तो फिर 2001-2 के बाद में ऐसा होने लग गया कि मतलब RBM मेथड ही हर जगह फॉलो हो, और आज जो हम रिपेमेंट करते हैं वो RBM मेथड से होता है, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। बाकी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं भी जाने से चलेगा। हमारे लिए फ्लैट रेट मेथड का देखो पहले पढ़ लो एक बार। इन दिस मेथड द प्रिंसिपल अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट सेम थ्रू आउट and an interest is charged on the principal at a constant rate throughout the loan tenure. In other words, each interest is calculated on the basis of original loan amount, that is the principal amount, and even though loan balance is being paid down. ये बेकार है, इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर मैं एक सिंपल तरीके से समझा देता हूं कि फ्लैट रेट मेथड में क्या होगी, जो आपने लोन लिया पूरे टेन्योर के लिए वही आपका प्रिंसिपल माना जाएगा और पूरे टेन्योर के लिए आप इस लोन के अमाउंट पे ही जो है वो आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो, ठीक है। प्रिंसिपल धीरे धीरे आपका रिड्यूस नहीं होगा, क्लियर मेरे ख्याल में। और फॉर्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा देखो, इस सिचुएशन में EMI इज इक्वल्स टू लोन अमाउंट जो आप मांगेंगे। जैसे यहां पर कितना था हमारा 50,000, टोटल इंटरेस्ट वो हमने कितना कैलकुलेट किया 10,000, तो लोन अमाउंट प्लस टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ जितने पीरियड के लिए आप रोक के रखो। तो ये फ्लैट रेट मेथड का फॉर्मूला है। इसको थोड़ा और प्रिसाइज फॉर्मेट में अगर हम जानना चाहें तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। EMI इज इक्वल्स टू P प्लस P इंटू I इंटू N। I का मतलब हो गया आपके R डिवाइडेड बाई K इंटू 100, वही जो पहले होता था, ठीक है। और EMI का वैल्यू हो गया P प्लस P इंटू I इंटू N अपॉन N, और P चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो दोनों में से, तो कॉमन लेने से पहले ऐसा हो जाएगा, फिर N को बांट दोगे तो इसमें NN कट जाएगा, इट विल बी रिमेनिंग ओनली I प्लस 1/n, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग, लिखो हेडिंग लिखो फ्लैट रेट मेथड, और उसके अंदर में EMI इज इक्वल्स टू आप डायरेक्टली ना ये वाला लिखो P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस IN अपॉन N, P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस
आई इंटू एन अपॉन एन, ठीक है। और अगले स्टेप में आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो कि EMI इज इक्वल्स टू P इंटू आई प्लस 1/n, P इंटू आई प्लस 1 अपॉन एन। हाँ, हाँ ये तीनों इंटू में, ठीक है। फिर इसमें से P कॉमन आया तो P चला गया तो 1 आ गया, और PIN में से P चला गया तो बस IN बचा, ठीक है। इसके नीचे लिख भी लो, EMI तो EMI है, P इज इक्वल्स टू लिखूं, ये आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट लिख दो आप, इसको ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्रिंसिपल लोन अमाउंट, ठीक है। I इज इक्वल्स टू, यहां देखो एक बार, अभी तक सारे पोर्शन में I का मतलब हम क्या समझते आ रहे थे, R डिवाइडेड बाई K इंटू 100, यहां पर भी R डिवाइडेड बाई K इंटू 100 ही होगा। और EMI के अंदर में हमेशा एक साल में 12 ट्रांजेक्शन ही होगा, क्योंकि EMI का मतलब बात ही वो मंथली के हिसाब से करता है हमेशा, तो इसीलिए K का वैल्यू हर हमेशा क्या चूज करोगे आप, 12। तो I का फिक्स डेफिनेशन हो जाएगा R बाई 1200 EMI के सिचुएशन, ठीक है। सो I इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई 1200। फिर इसके नीचे लिखो N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब ओवरऑल टेन्योर के अंदर में कितना इंस्टॉलमेंट आप रिपे कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे हमारे पहले N का मतलब भी यही होता था, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, और फॉर्मूला क्या था हमारे लिए, K इंटू टी, अगर आपको याद हो तो, जिसमें K क्या था, एक साल में कितने बार ट्रांजेक्शन होगा, और T क्या था कि कितने साल के लिए आपका जो है वो ट्रांजेक्शन रन करेगा। तो यहां पर भी K इंटू टी ही है, बस K का वैल्यू पक्का पक्का EMI के केस में कितना हो जाएगा, 12, देयरफॉर इट इज 12 इंटू टी, ठीक है। सो N इज इक्वल्स टू कितना रहेगा आपके पास में, 12 इंटू टी। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर लोन को मान लो कि 3 साल के लिए लिखा है, तो N के लिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 36, ठीक चलेगा यहां तक। तो फ्लैट रेट मेथड के अंदर में बस इतना ही फॉर्मूला है, फर्दर अपने को सॉल्व करना है इस चीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें भी मैंने वापस से 12.3 का पूरा एक्सरसाइज ही ले लिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहले जैसे फ्लैट रेट मेथड का जितना क्वेश्चन है, एक एक करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, और एक बार अपने एंड से सोचो और ट्राई करो थोड़ा सा। चलो तो बताओ तो कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राहुल बोरोड इतना, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल। फिर एट द रेट ऑफ इतना, तो आई आपका कितना हो जाएगा सिचुएशन बताओ, 10 डिवाइडेड बाई 1200। फिर उसके बाद में फॉर 2 ईयर्स, तो एन कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 24। सारा चीज समझ में आ गया। फॉर्मूला आपका क्या है बताओ, EMI इज इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा कि देखो अगर सारा इंफॉर्मेशन ठीक से अवेलेबल है तो आई थिंक ये वाला फॉर्मूला सबसे सही रहेगा आपके लिए। तो P कितना है आपका बताओ, आई थिंक 1 लाख इंटू आई कितना था आपका 10 बाई 1200 और प्लस 1/32 1/n सॉरी 1/24, ठीक है मेरे ख्याल में। अब इसके आगे जो है वो फर्दर आपको सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो सॉल्व करके देखो ऐसा कुछ आना चाहिए, ये यहाँ पर वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज किया हुआ है, देखो लास्ट में ये आना चाहिए आपके पास, आया कि नहीं आया। अच्छा देखो अभी हम सोल्यूशन का फॉर्मेट यही वाला फॉलो कर लेते हैं, बात एक ही है, इसमें भी इसको अंदर ले जाओगे काट पीट करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, लेकिन सारा आंसर मैंने इस फॉर्मेट में रख रखा है। तो यहां पर भी आप उस फॉर्मेट में अगर काम करते हो तो सोचो EMI क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक P प्लस PIN डिवाइडेड बाई N, यही था ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख प्लस 1 लाख इंटू आई का मतलब 10 बाई 1200 इंटू 24 होल थिंग डिवाइडेड बाई N, और N कितना आपका यहाँ पर 24, ठीक है। और इसी को सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए मेरे ख्याल में 5000, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, कर रहा हूं डिस्कस एक बार। कैलकुलेट द EMI अंडर फ्लैट रेट सिस्टम फॉर लोन ऑफ 5 लाख विथ 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 5 ईयर्स। तो 10% मतलब I इक्वल्स हो जाएगा फिर से 10 डिवाइडेड बाई 1200, और फॉर 5 ईयर्स है तो N का आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल में 5 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 60। तो यहां से हम कह सकते हैं कि EMI इज इक्वल्स टू वापस से वही P प्लस PIN डिवाइडेड बाई N। सो P का वैल्यू मेरे ख्याल में 5 लाख प्लस 5 लाख इंटू
n बाई 1200 इंटू मेरे ख्याल में 60 और होल्डिंग डिवाइडेड बाई 60 और सॉल्व करने पे आना चाहिए 12,500। ठीक है, आ गया सब। अगला क्वेश्चन देखो। जो क्वेश्चन तो वैसे इजी है, थोड़ा सा मतलब क्या है कि बस लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचना आप। लोन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि मान लो कि एक फोन मुझे खरीदना है, फोन का टोटल एक्चुअल कॉस्ट है मान लो कि 80,000 रुपये, मेरी जेब में सपोज करो कि 20,000 रुपये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लोन लेने का तरीका ये होता है कि ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा 100% जो पैसा है वो लोन पे मिल जाएगा, कुछ अप फ्रंट आपको पे करना होगा। तो मेरी जेब में अभी 20,000 रुपये है तो मैं उसको 20,000 रुपया दे दूंगा, सामान ले आऊंगा। और 80,000 का अगर फोन था, 20,000 रुपया दे दिया तो बचा कितना बताओ? 60,000 रुपये। उसको कोई एक पीरियड के लिए आई विल डिले, एंड डिले करके मैं वो रिपेमेंट धीरे धीरे EMI के फॉर्मेट में करूंगा। अब आप एक चीज सोचो कि फोन का जो एक्चुअल कॉस्ट है, क्या वो आपको लास्ट में 80,000 ही पड़ेगा कि उससे भी ज्यादा हो जाएगा? उससे भी ज्यादा हो जाएगा। और ये कैसे निकालोगे आपकी ओवरऑल कितना पड़ा आपको? 20,000 जितना आपने अपफ्रंट पेमेंट किया था और प्लस EMI के फॉर्मेट में जितना आपने टोटल पे किया होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूडिंग, वो सारा मिला के जो आएगा वो हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ कि हमारे लिए क्या बन गया? टोटल कॉस्ट ऑफ द फोन एट द एंड। ठीक है, एक बार चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर दोबारा मैं समझाने का ट्राई करूंगा। ज्योति बाइज अ न्यू कार फॉर विच शी मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज इतना। डाउन पेमेंट का मतलब है कि गाड़ी लेते समय अप फ्रंट आपने इतना पे कर दी। ठीक है, एंड द बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 years। अभी ये बैलेंस कितना है नहीं पता मेरे को, इसको 3 साल में पे करना है बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज इतना ईच। ठीक है, इफ द फाइनेंसर चार्जेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट इतना एंड यूजेस फ्लैट रेट मेथड, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। अच्छा, इसमें मेरे को एक बात ये बताओ कि इसमें जो हमसे पूछ रहा है फाइनली, वो हमसे ये पूछ रहा है कि ज्योति जब गाड़ी खरीदने गई उस मोमेंट गाड़ी का दाम कितना था, कि ज्योति को कितना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, कितना पड़ा वो नहीं पूछ रहा हम लोगों से, हम लोगों से पूछ रहा है कि कितना दाम था। कितना पड़ा ना, मैं उसका भी आपको आइडिया दे देता हूं कि कितना पड़ा ज्योति को। अगर ये मेरे से पूछा जाएगा तो उसका आइडिया तो एकदम सिंपल है। ज्योति ने शुरू में गाड़ी लेते समय इतना पे कर दिया था और उसके बाद में ज्योति EMI इतना इतना का पे कर रही थी। कितने सालों तक? 3 सालों तक। 3 सालों में टोटल महीना कितना होता है? 36। तो 36 इंटू दिस प्लस 3,50,000 इतना ज्योति को पड़ा। लेकिन ज्योति को पड़ा कितना ये नहीं पूछ रहा है हमसे, ये हमसे पूछ रहा है कि एक्चुअल प्राइस गाड़ी का शुरू में कितना था। आया बात समझ? तो शुरू में कितना प्राइस था ज्योति के लिए, वो पता करने के लिए मेरे ख्याल में ये आइडिया ठीक रहेगा कि ज्योति ने शुरू में दे तो दिया था इतना गाड़ी लेते समय। ठीक है, और उस मोमेंट ज्योति ने किसी एक अमाउंट का लोन लिया होगा। ठीक है ना, जिस लोन का इंस्टॉलमेंट फाइनली इतना करके गिर रहा है, 3 साल तक इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है और इंटरेस्ट रेट इतना करके जा रहा है, तो जितना कर ज्योति ने लोन उठाया होगा वो अमाउंट प्लस 3,50,000 इतना गाड़ी का एक्चुअल दाम था उस मोमेंट जब ज्योति ने गाड़ी को खरीदा हो। ज्योति को कितने का गाड़ी पड़ा? तो उसका आंसर है 3,50,000 प्लस EMI इंटू नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड। ठीक है, सो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड 36 इंटू दिस प्लस इतना का ज्योति को पड़ा। लेकिन हमसे क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से फिर से मैं कह दूं आपको कि ज्योति को कितना का पड़ा ये नहीं पूछ रहा, हम लोगों से पूछ रहा है कि ज्योति ने जब गाड़ी खरीदा तो उस टाइम पर गाड़ी कितने का ज्योति को ऑफर किया गया था। अब ज्योति के पास में अगर पूरा पैसा होता तो बस उतना पैसा दे तो गाड़ी उठा के ले जाए। क्लियर मेरे ख्याल में? तो इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा कि इतना तो है ही जो ज्योति ने शुरू में दे दिया था, साथ ही साथ इसी मोमेंट गाड़ी लेते वक्त ज्योति ने लोन कितने का लिया था वो हमको पता करना पड़ेगा। मतलब इस लोन के ट्रांजेक्शन का मेरे को प्रिंसिपल पता करना, दैट प्रिंसिपल प्लस ये अपफ्रंट पेमेंट डन बाय ज्योति, ये हो जाएगा गाड़ी का एक्चुअल प्राइस जो ज्योति को ऑफर किया गया था शुरू में कि इतना पैसा है तो एक बार में दीजिए, गाड़ी ले जाइए। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखिए, फॉर लोन EMI is equals to P plus PIN by N। इसमें से P गायब है आपके लिए, EMI है 34,000 इज इक्वल्स टू P आप कॉमन ले लो तो 1 प्लस पिन का इन हो जाएगा, तो इन के जगह पर मेरे ख्याल में 12/1200 इंटू एन के जगह पर आई थिंक 36 अपॉन में एन के जगह पर कितना आएगा 36। ठीक है, ये सिचुएशन है आपका। अब यहां से आप सॉल्व करिएगा, पी का आंसर कुछ आ जाना चाहिए बढ़िया सा, 9 लाख आएगा नहीं 90,000, ये 9 लाख आएगा।
P इज इक्वल्स टू, एक जीरो का इधर उधर हो गया होगा, ठीक है, 9 लाख। क्लियर है? अब सिचुएशन को देखो एक बार और समझ लो, ताकि एग्जाम में कुछ भी ट्विस्टेड है तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। ज्योति को अब सोचो कि गाड़ी के साथ में क्या हुआ हो, तो ज्योति को गाड़ी ऑफर किया गया होगा 12,50,000 रुपए, जिसमें से ज्योति के पास में 3.5 लाख रुपया था, तो उतना ज्योति ने दे दिया। बाकी 9 लाख का ज्योति ने क्या किया, लोन ले लिया, और उस लोन का इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के पीरियड के लिए जो ईएमआई आ रहा था वो ज्योति का कितना आ रहा था, 34,000 करके। वापस मैं बोलूंगा कि ज्योति को गाड़ी कितने का पड़ा, अगर ये चाहिए आपको, तो उसका आंसर होगा क्या, मेरे ख्याल में 3,50,000 प्लस 34,000 इंटू 36, इतने का पड़ा ज्योति को फाइनली। और गाड़ी ज्योति को ऑफर कितने का हुआ था, तो लोन का आप प्रिंसिपल निकाल लो, इतना उसको लोन उठाना पड़ा और इतना उसने अपफ्रंट पे कर दिया था। तो इन दोनों का जो सम टोटल है, दैट वाज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार दैट वाज ऑफर्ड टू ज्योति इन द बिगिनिंग। क्लियर मेरे ख्याल में? नीचे लिखिए, देयरफॉर एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार ऑफर्ड टू ज्योति, ऐसे लिख लो ताकि आपको याद रहे। एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार ऑफर्ड टू ज्योति इज इक्वल्स टू 3,50,000 प्लस 9 लाख, 3,50,000 प्लस 9 लाख, दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में कितना, 12,50,000, 12,50,000। ठीक है, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नया आइडिया है आगे। तो फ्लैट रेट मेथड के ऊपर में इतना ही क्वेश्चन था हमारे अभी के करिकुलम में। आगे देखो नया आता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, पहले आप उस टेक्निकलिटी को थोड़ा समझना। फ्लैट रेट मेथड में क्या हो रहा था बताओ, जो एकदम शुरू में मैंने एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से लोन मैंने कितने का उठाया था, 50,000 का। कितना टेन्योर के लिए लोन को मैं डिले कर रहा था, 1 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना था, 20%। उसके हिसाब से इंटरेस्ट कितना बना, 10,000, ठीक है ना। और 10,000 बना तो बढ़िया एकदम। 50,000 मेरा लोन अमाउंट, 10,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट, और डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5,000। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, एक बार मेरे को फिर बताओ मेरी ट्रांजेक्शन का सारा सिचुएशन। लोन कितने का ले रहा था मैं, 50,000। फिर मेरा इंटरेस्ट रेट कितना ऑफर हुआ था मेरे को, 20%। और इंटरेस्ट 1 साल के लिए बना कितना था मेरा, 10,000। तो बेसिक आइडिया ये था कि चलो ठीक है, 50,000 रुपए मेरा लोन अमाउंट, 10,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना हो गया, 60,000। महीना पैसा देने का प्रॉमिस कर रहा हूँ 1 साल के अंदर, तो 12 से डिवाइड कर दूंगा, और हर महीने का इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन मेरा कितना का पड़ेगा, फिर 5,000। ठीक है, लेकिन ये तरीका में मेरे को बहुत नुकसान, सामने वाले को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और क्यों मेरे को नुकसान है, आप देखो कि एक्चुअली उसके 50,000 को मैंने 1 साल के लिए नहीं रोका है। आप सोच के देखो, अगर मैं 50,000 को 1 साल के लिए रोकता तो फिर तो मतलब पहले 11 महीना मुझे कुछ पे ही नहीं करना चाहिए था। 12 मंथ के एंडिंग में एक साथ पेमेंट कर देता, क्योंकि उतने टाइम का तो पूरा प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट मेरे से चार्ज कर रहा है ना। लेकिन ईएमआई के फॉर्मेट में तो क्या है कि जैसे जैसे मेरा पेमेंट क्लियर होगा, ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं पूरा प्रिंसिपल उसको एक साथ रिपे नहीं कर रहा, लेकिन हर ईएमआई के अंदर में कुछ तो प्रिंसिपल का कंपोनेंट भी है। मान लो कि पहली ईएमआई में यही मान के चलते कि 3,000 रुपए प्रिंसिपल का है और 2,000 रुपए इंटरेस्ट का है, तो इंटरेस्ट का पैसा तो चलो गया मेरा। लेकिन जो 3,000 रुपए प्रिंसिपल मैंने रिपे कर दिया, तो शुरू में एक्चुअल लोन मेरे कितने का था, 50,000। तो पहला 1 महीना मैंने 50,000 रुपए रोक के रखा उसको, लेकिन 1 महीने के बाद में मैंने पेड माई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए जब मैंने रिटर्न कर दिया, तो एक्चुअली अगर आप सोचो तो मेरा लोन ड्यू तो 47,000 का ही है 1 महीने के बाद में। तो फॉर नेक्स्ट 11 मंथ्स अभी टेक्निकली मेरे माथे पे कर्जा कितना रुपए का, 47,000 का, नॉट 50,000। लेकिन सामने वाले ने बदमाशी क्या किया कि वो तो पूरा टेन्योर के लिए 50,000 कोई कर्जा मान के और इंटरेस्ट जोड़ दिया उसके ऊपर। समझे आप बात को, कहा मतलब क्या है कि गड़बड़ हो रहा है, आया बात समझ। फिर मान लो कि 1 महीना और पार हुआ, तो 1 महीना जब और पार हुआ तो सेकंड मंथ के एंड में जाके मैं फिर से 5,000 रुपए दे के वापस आ जाऊंगा। अब मान लो कि ठीक है, मैंने माना कि पहले में इंटरेस्ट 2,000 रुपया था, सेकंड वाले में इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा, मान लो कि 1,900 रुपया होगा, लेकिन बाकी 3,100 रुपया वो तो प्रिंसिपल का ही है। आ रहा बात समझ। तो अभी सेकंड मंथ पार होने के बाद में आप टेक्निकली सोचो कि आपके माथे पे उधार कितने का। पहले 12 महीना के लिए 50,000 रुपया आपने पिक किया था, 2 इंस्टॉलमेंट जब आप पे कर लिया और जो भी मैंने को बोला, तो उस हिसाब से 2 महीने के बाद में आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है। पहले 47 हो गया था, 3,100 रुपया और कम कर दो तो मेरे ख्याल में 43,900। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। तो 12 महीना के लिए आप सोचो कि टेक्निकली डिड आई मतलब कि स्टॉप द पेमेंट ऑफ 50,000, ये नहीं, हर महीने के बाद में वो प्रिंसिपल चेंज हो रहा था, हर महीने के अंदर प्रिंसिपल चेंज हो रहा था। लेकिन इंटरेस्ट जो मेरे से चार्ज किया गया था वो तो मान लो कि 50,000 को पूरा 12 महीने का प्रिंसिपल मान के इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो मुझे लॉस हुआ ना उसके अंदर में। तो इसीलिए फ्लैट रेट मेथड जो है 2001-2 के बाद में बंद ही होगी।
अब क्या है कि जो भी इंटरेस्ट का रिपेमेंट होता है वो सारा का सारा आरबीएम मेथड से होता है। अब आरबीएम मेथड के अंदर में क्या होता है कि इस चीज को बैलेंस आउट किया जाता है। अब बैलेंस आउट करने के लिए जो मैथमेटिक्स यूज होता है वो बहुत हाई लेवल का है, हमको उतना नहीं जाना है, हमको कुछ कुछ 3-4 सिचुएशन का फॉर्मूला सीखना है। लेकिन आरबीएम मेथड का जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि ओके आई अंडरस्टैंड कि पूरे टाइम के लिए, पूरे टेन्योर के लिए आपका प्रिंसिपल सेम नहीं रहने वाला है, तो उस प्रिंसिपल को बैलेंस आउट करके वो लोग इंटरेस्ट का समहाउ कैलकुलेशन करता है और उसको ईएमआई में कन्वर्ट करके आपको देता है। ठीक है, और आरबीएम मेथड से, मतलब आरबीएम मेथड के हेल्प से जो भी मान लो कि हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो उसके लिए इमीडिएटली फिर हमारा जो ईएमआई का फॉर्मूला है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। फ्लैट रेट मेथड का फॉर्मूला क्या था, फिर से बताओ एक बार, P प्लस पिन डिवाइडेड बाई n, उसी का फिर आप कॉमन उमन ले लो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। और आरबीएम मेथड के अंदर में अंडरस्टैंडिंग क्या था कि पूरे टेन्योर के लिए आपका प्रिंसिपल एज इट इज रहने वाला है, पूरे टेन्योर में सेम प्रिंसिपल मान के आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच यू हैव टेकन द लोन। लेकिन दैट मेथड वो लोन लेने वाले के लिए हमेशा नुकसानदायी सौदा था और लोन देने वाले के लिए बहुत अच्छा था। आया बात समझ। आरबीएम के अंदर में लेकिन क्या होता है कि वैसे नहीं काम किया जाता है। आरबीएम के अंदर में इस बात को कंसीडर किया जाता है कि ठीक है, आप धीरे धीरे जब ईएमआई देते जाएंगे तो धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल कम होता जाएगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस तरीके से होता है कि उसका आपको नुकसान ना हो। ठीक है, मतलब पूरा मान लो कि 50,000 लिया तो एक उस 50,000 पे पहले एक महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, फिर फर्स्ट मंथ के रिपेमेंट के बाद में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 47,000, तो उस मोमेंट उसका कैलकुलेशन हो जाएगा 11 महीना के लिए। फिर एक और ईएमआई पेमेंट के बाद में क्या होगा 43,900, उसके लिए फिर मान लो कि 10 महीना का काउंटिंग होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन किया जाता है और उसके बाद में उस चीज को ईएमआई में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर मेरे ख्याल में। अब वो कैलकुलेशन कैसे होता है वो हमारा कंसर्न नहीं। ठीक है, लेकिन आरबीएम मेथड के अंदर में अब जैसे फ्लैट रेट मेथड का जो सिचुएशन है ना, तो उसमें क्या है कि आप ईएमआई तो पे करेंगे और हर एक ईएमआई के अंदर में प्रिंसिपल वाला पार्ट और इंटरेस्ट वाला पार्ट टू बी ऑनेस्ट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज वेंज नहीं होगा। लेकिन आरबीएम मेथड के अंदर में क्या होता है कि जो शुरुआती आप ईएमआई रिपेमेंट करते हैं उस ईएमआई के अंदर में इंटरेस्ट का पार्ट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल का पार्ट कम होता है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे इंटरेस्ट का पार्ट जो है क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा रिपे हो रहा है। आ रहा बात समझ। तो इंटरेस्ट का पार्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, प्रिंसिपल का पार्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और ओवरऑल दोनों का जो सम टोटल है वो अभी भी ऐसे मेंटेन किया जाता है कि हर महीना जो आपका ऑब्लिगेशन है वो सेम रहे। बोला आप तो सेम ही अमाउंट पे करेंगे, लेकिन जो पहला ईएमआई आपने दिया उसमें इंटरेस्ट का सेक्शन ज्यादा होगा, प्रिंसिपल का सेक्शन कम होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसके अंदर में इंटरेस्ट का सेक्शन कम होने लग जाएगा, प्रिंसिपल का सेक्शन बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले के अंदर में प्रिंसिपल सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा और इंटरेस्ट सबसे कम अमाउंट में। ठीक है, लेकिन ये चीज आप फ्लैट रेट मेथड के लिए नहीं बोल सकते हैं। उसके अंदर में अगर आप ईएमआई सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो उसमें यू विल फाइंड कि मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सेक्शन सेम चलेगा मेरे ख्याल में। बाकी चलो इसको पढ़ना इग्नोर करते हैं, कोई खास है नहीं कुछ बात। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली किसके बारे में कि आरबीएम मेथड से ईएमआई कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आरबीएम मेथड से ईएमआई निकालने का देखो ये दो देखने में अलग अलग फॉर्मूला है, बाकी दोनों फॉर्मूला है सेम। आपको एनी टाइम दोनों याद रहना चाहिए, और दोनों याद रहने का मतलब काम क्या है देखो कि एक में पावर जो है 1 प्लस आई होल टू द पावर n वो आपको पॉजिटिव में मिलेगा और दूसरे वाले में आपको ये नेगेटिव में मिलेगा। और क्वेश्चन के अंदर में जैसे आपको याद होगा कि सिंकिंग फंड में हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल सपोर्ट दिया हुआ रहता था, याद है ना कि 1.05 टू द पावर 10 का आंसर बता दिया आपको। ठीक है, तब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि सपोर्ट के लिए आपको मान लो कि 1.05 टू द पावर 10 का आंसर दिया है कि 1.05 टू द पावर -10 का आंसर दिया। इनकेस अगर पॉजिटिव पावर का आंसर आपको सपोर्ट में दे रखा है तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपको नेगेटिव पावर का वैल्यू एज अ सपोर्ट दे रखा है तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बोथ आर सेम टू सेम। बोलोगे सर कैसे सेम टू सेम, तो आप 1 प्लस आई होल टू द पावर n से ना ऊपर वाले स्ट्रक्चर को अगर डिवाइड कर देते हो तो इस पार्ट में वो कैंसल ऑफ हो जाएगा टोटली, ये वाले पार्ट में भी वो गायब हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर n विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट 1 प्लस आई होल टू द पावर -n। तो ऊपर का फॉर्मूला नीचे का फॉर्मूला सेम है, लेकिन हम कब कौन सा यूज करेंगे दैट विल डिपेंड कि हमको क्वेश्चन में किस टाइप का सपोर्ट दिया हुआ। अगर पॉजिटिव पावर का वैल्यू हमको बताया हुआ एज अ सपोर्ट तो ऊपर वाला, और नेगेटिव पावर का वैल्यू अगर बताया हुआ एज अ सपोर्ट तो नीचे वाला। क्लियर मेरे ख्याल में। फिर इसके अंदर में कौन सा पार्ट क्या होता है वो सेम टू सेम है पिछले बार की तरह। ईएमआई तो आपका ईएमआई हो गया, पी का मतलब हो गया प्रिंसिपल लोन अमाउंट जितना आपने लिया है, आई का मतलब अगेन आर डिवाइडेड बाय 1200। ठीक है, और एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वो होगा आपका नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 12, क्योंकि हर साल आप 12 बार ट्रांजेक्शन करें। चलेगा मेरे ख्याल में। लिखना भी हो गया होगा शायद। चलिए बिगिन कर। अच्छा एक चीज और कि अभी पहले तो हमने फ्लैट रेट मेथड देखा, फिर हमने आरबीएम मेथड देखा। अभी क्वेश्चन के अंदर में अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, बस बोला कि ईएमआई निकालो, तो आपको आरबीएम सोच, क्योंकि ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो है वो आरबीएम है आज के दिन। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोला है तो यू विल थिंक अबाउट आरबीएम। फ्लैट रेट मेथड अगर उसको चाहिए तो उसको मेंशन करेगा वो अच्छे से। चलेगा।
चलिए पहला सवाल देखिए, और हर सवाल में सबसे पहले ही आप देख लीजिएगा कि सपोर्ट किस टाइप का है आपके पास, और सपोर्ट के हिसाब से अपना फॉर्मूला चूज कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए, पी का वैल्यू कितना दिया आप, 5 लाख, इतने का लोन लिया आपने। फिर उसके बाद में 5 साल चलाओगे आप इसको, तो इसका मतलब एन कितना हो जाएगा आपके लिए, 60, 5 × 12। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो इसके हिसाब से आई कितना हो जाएगा आपका, 8/12, ठीक है। कैलकुलेट द EMI, ठीक है। अभी सबसे पहले आप ये देखो कि सपोर्ट जो आपको दिया है वो किस टाइप का, पॉजिटिव पावर का कि नेगेटिव पावर का, पॉजिटिव पावर का। तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए EMI का, बताओ। P × I × 1 + I होल टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 + I होल टू द पावर n -1, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, ठीक है। इसमें भी एक थोड़ा सा मतलब क्या है कि अगर आप अलर्ट रहते हो तो आपको टेंशन एकदम ही नहीं लेना है। अभी जैसे इसमें जब आप वैल्यू बिठाओगे ना, तो 8/1200 थोड़ा सा आपको हो सकता है कि परेशान करे कि यार क्या इसका कैलकुलेशन हुआ, नहीं होगा। लेकिन आप अगर इंटेलिजेंट है तो आप ऑब्जर्व कर लेंगे, 8/1200 + 1 यही तो बनेगा ना इसके अंदर, और यहीं पर पावर कितना आएगा, 60। तो 1 पॉइंट ये क्या लिखा हो, 0067। तो मैं एकदम श्योर हूं कि 8/1200 का जो आंसर है, इट हैज टू बी नन अदर देन 0067, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। आया बात समझ, ठीक है। तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, बताओ। दिस इज इक्वल्स टू, आई थिंक 5 लाख इंटू आई की जगह पर 0.0067 इंटू 1.0067 होल टू द पावर 60 डिवाइडेड बाय 1.0067 होल टू द पावर अगेन 60 -1। बाकी फिर वैल्यू डालोगे आप, ठीक है। तो सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए। चेक कर लो एक बार क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, देखो थोड़ा बहुत डेविएशन इसके अंदर में चलता है, और डेविएशन मतलब 100-200 रुपए भी ऊपर नीचे आएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला आपका राइट होना चाहिए, वैल्यू पुटिंग आपका राइट होना चाहिए, कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो चलेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग कितना बता रहे हो, कितना आ रहा है आप लोग का, 101 कितना 97 10097 पॉइंट में कुछ आ रहा है कि पॉइंट में कुछ 0.42। देखो ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर ये भी आपका आया है तो चलेगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। और इसमें एक और चीज याद रखना कि अगर आपका मानो कि लास्ट स्टेप में ये वाला चीज रॉन्ग भी हो जाता ना, तो कोई मुश्किल से आधा नंबर कटेगा। बाकी फॉर्मूला, वैल्यू पुटिंग, ये सब के लिए आपको ऑलमोस्ट पूरा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आइए करें। देखो इसमें वापस से वो लोन वाला थोड़ा बात हो गया है ना। तो जो लैपटॉप ये ले रहा था, वो लैपटॉप कितने का था, 80,000 का। 20,000 रुपया कैश डाउन देने का मतलब क्या है कि अपफ्रंट आप लैपटॉप लेते समय उतना तो उसको दे रहे हैं। पैसा का शॉर्टेज कितने का है आपके लिए, 60,000 का। तो वही आपका लोन है, जो शॉर्टेज है वही आप लोन की तरह लोगे, ठीक है ना। तो पी मेरे ख्याल में सिचुएशन में कितना हो जाना चाहिए बताओ, आई थिंक 60,000, ठीक है। आई कितना होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, 9/1200। और फिर से गिवन वैल्यू को देख के आई एम प्रीटी क्लियर कि 0.0075 ही होगा ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू हैव टेकन द लोन फॉर 2 years, तो 2 × 12 24। बाकी चलो, अच्छा जो सपोर्ट दिया वो पॉजिटिव पावर का है कि नेगेटिव पावर का, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला चूज कर लो। तो EMI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, PI 1 + I होल टू द पावर n अपॉन 1 + I होल टू द पावर n -1। वैल्यू बिठाओ, देखो कितना आ रहा है। देखो एक बार मिलाओ, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ होना चाहिए, 60,000 इंटू दिस इंटू इसका पावर 24, उसी का पावर 24 -1। पावर 24 का वैल्यू आपको दिया हुआ सपोर्ट के लिए 1.1964, वो आप बिठा सकते हैं पॉइंट में। कितना बोल रहे फिर से बताओ, 274 पॉइंट यहीं पे आ रहा है, नहीं मेरे ख्याल में सेम आ रहा है ना, आ रहा है ना सेम सबका, ठीक है। आपका शायद हो सकता है कि ये 60,000 में एक जीरो इधर उधर हो गया हो, चेक कर लो। हाँ अभी उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, ठीक है। क्लियर हो गया सबका,
ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, देखो पढ़ो इसको। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर भारती विशेस टू परचेज अ फ्लैट ऑफ रुपीज 60 लाख with a down payment of 10 lakh and balance in EMI for 20 years if the bank charges इतना % per annum compounded monthly calculate the EMI। तो once again बहुत ही नॉनसेंस क्वेश्चन है। 60 लाख का लोन था, 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट हो गया, मतलब सॉरी 60 लाख का घर था, घर ही परचेज किया ना, हाँ घर था, और 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे दिया, तो लोन कितने का हुआ 50 लाख। तो लिखो इमीडिएटली P इज इक्वल्स टू 50 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद में आई कितना हो जाएगा आपके लिए, तो टेक्निकली इट शुड हैव बीन 7.5 डिवाइडेड बाय 1200, और मुझे पता है यहाँ से चीटिंग करके 0.00625 ही हो जाएगा। उसके बाद में n का वैल्यू 20 साल के लिए है, तो 20 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स मेरे ख्याल में 240। ठीक है, और वंस अगेन सपोर्ट के लिए पॉजिटिव पावर का आंसर दिया हुआ है, तो आपको पहला फॉर्मूला चूज करना चाहिए, EMI इज इक्वल्स टू P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n अपॉन में 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस। और सारा वैल्यू वगैरह जब डाल देंगे आप, तो शायद आपका आंसर ऐसा दिखना चाहिए। देखिए दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो जो लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाए हो, एक बार ये वैल्यू कॉपी कर लो कि हाँ ठीक है ये आंसर आना चाहिए। चलें आगे। सुनो मैं अगले क्वेश्चन में चल रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिस्टर धर्मेंद्र पटेल परचेज अ मोटरसाइकिल ऑफ 1.5 लाख विथ ₹25,000 डाउन पेमेंट, मतलब लोन कितने का आया उसका 1,25,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद में ही विशेस टू रिपे द बैलेंस इन इक्वल मंथली पेमेंट्स इन 4 years। तो एन आपका इमीडिएटली कितना हो जाएगा 4 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 48, और 9% पर एनम, तो आई इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 1200 0.0075। ठीक है, और सिंस वापस से पॉजिटिव पावर का सपोर्ट दिया हुआ आपको, तो ये क्या हो जाएगा सोचो, EMI इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n अपॉन 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1। और फिर से वैल्यू डाल के कैलकुलेशन करेंगे आप, तो ये आंसर आना चाहिए 3110.66। चेक करो। सुनो इसको एज अ आंसर एक बार लिख लो, आगे बढ़ रहे हैं फिर। ये वाला मैं टीचर हूं अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। देखो देखो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को कॉमन सेंस समझा देता हूँ कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना, इसको आप बाई 10,000 के जैसा सोचो, फिर ये वाला डेसिमल पॉइंट को भी बाई 10,000 जैसा सोचो, तो कुछ कुछ क्या है कि यहाँ पर कट जाएगा, ये वैल्यू काफी बड़ा होता है, तो बहुत सारा जीरो आपको वहीं पर कैंसिल होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, और उसके बाद में बेसिक मल्टीप्लाई डिवाइड है, बाकी मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान दें आप, ठीक है ना, कि इस बार आपको नेगेटिव पावर का सपोर्ट दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, पढ़िए ट्राई कीजिए इसको। अच्छा सुनो इसको तो खत्म करते हैं एक बार। देखो थोड़ा समझाओ तो किसका क्या इंटरप्रिटेशन है। सुरजीत परचेज द न्यू हाउस कॉस्टिंग इतना 40 लाख and made certain amount of down payment so that he can pay the balance by taking home loan from XYZ bank। ठीक है, if this equated monthly installment is of itna at itna by RBM for 25, then what is the initial payment made by him। क्या बोल दिया बताओ, ये तो बहुत कुछ बोल दिया। EMI तो दिया हुआ, इसमें ये बोल रहा है कि सुनना ध्यान से थोड़ा सा, 40 लाख रुपए का घर है
फिर क्या है कि कुछ पैसा सुरजीत ने अपफ्रंट दे दिया डाउन पेमेंट के नाम पे, और कुछ पैसा का उसने लोन लिया। अभी लोन कितने का लिया, डाउन पेमेंट कितने का किया, कोई आइडिया नहीं। लेकिन जितने का लोन लिया उस लोन का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि EMI 30,000 करके पड़ रहा है, इंटरेस्ट जो है वो 9% करके है, और 25 साल के लिए वो लोन लिया गया है। इन सारे इंफॉर्मेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि पी कितना आएगा, मतलब लोन उसने कितने रुपए का लिया होगा। अभी लोन जो है वो किसका लिया जाता है, जो पैसा आपके जेब में है, कि जितना शॉर्ट हो आप, जितना शॉर्ट हो उतना का लोन लोगे आप, और जो पैसा आपके जेब में उसका क्या करोगे, अपफ्रंट दे दोगे उसको। तो पहले हमको यहाँ से पी निकालना पड़ेगा, वो पी रिप्रेजेंट करेगा कि लोन मैंने कितने का लिया, और 40 लाख में से लोन को मैं माइनस कर दूंगा, तो दैट विल रिप्रेजेंट जो डाउन पेमेंट मैंने किया हो। आया बात समझ? तो बहुत मेहनत करना है आपको, नहीं और इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आ रहा हूं उसमें, देखो सुनना ध्यान से। हम एक बार मान लेंगे मन के अंदर में कि हमने पी का लोन लिया, हाँ, और सिंस EMI का मतलब सपोर्ट वैल्यू ऐसा दिया हुआ, तो EMI का फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बताओ, नेगेटिव वाला। तो क्या हो जाएगा, EMI इज इक्वल्स टू PI डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस I होल टू द पावर माइनस, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। EMI का वैल्यू कितना है आपका 30,000, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू P नहीं पता आपको, I आपके लिए कितना हो जाएगा 9/1200। इसको तो रट ही लो, बार बार ये आ रहा है देखो 0.0075, तो 0.0075 अपॉन में देखो 1 माइनस 1.0075 टू द पावर कितना 25 साल के लिए, तो इंटू 12, तो मेरे ख्याल में -300, राइट। और इसका वैल्यू वगैरह सब आपको दिया हुआ ही, सब बिठाने के बाद में देखो सॉल्व करके पी आ जाएगा आपके पास में। पी आएगा मेरे ख्याल में इतना 3575200, ठीक है, सेम ही है देखो, बस वैल्यू वगैरह डाला हुआ है, तो सॉल्व करने पे पी आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये पी क्या है ये बताओ, जो आपने लोन लिया हो और आपसे पूछा क्या है कि इनिशियल डाउन पेमेंट आपने कितना किया था, तो इतना का अगर आपने लोन लिया था और 40 लाख रुपए का सामान था, तो डाउन पेमेंट आपने इसका डिफरेंस अमाउंट किया होगा, तो इतना आपने उस मोमेंट पे कर दिया था और बाकी पैसा आपने लोन ले लिया था, ठीक है मेरे ख्याल में। चलो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।